So last time we stopped at. I'll just show you all the films first. We are talking about 90s foreign language films. मैं हिंदी में बोल रहा था. तो एक जो इंडियंस के लिए फॉरेन लैंग्वेज फिल्म्स है, तो उसके बारे में हम बात कर रहे थे. 2 पार्ट हो गए वीडियो के, ये थर्ड पार्ट है. हमने ये 31 से स्टार्ट करके यहाँ पर नंबर 9 तक हम चले गए थे. और अभी हम टॉप 8 फिल्म्स के बारे में बात करेंगे. इसमें से 2 फिल्में ईरानी हैं, वाइट बलून पहली और द विंड विल कैरी अस 8वीं. उसके बाद ये जो कॉन्टेडी एटी है, इसका इंग्लिश नाम है समर्स टेल, ये फ्रेंच फिल्म है. पेपरमिंट कैंडी साउथ कोरियन फिल्म है. मैन बाइट्स डॉग मेरे ख्याल से ये बेल्जियन फिल्म है. और ऑल अबाउट माई मदर स्पेनिश फिल्म है. फनी गेम्स ऑस्ट्रियन फिल्म है. इटर्निटी एंड डे ग्रीक फिल्म है. तो इन फिल्मों के बारे में अब हम बात करेंगे. सबसे पहले द विंड विल कैरी अस. अब्बास कियारोस्तामी, ये एक तरीके से कहा जा सकता है कि ईरानी सिनेमा का सबसे इम्पोर्टेंट फिल्म मेकर था. और उसके बाद बहुत सारे फिल्म मेकर्स, मतलब बहुत सारे नहीं, लेकिन फिर भी 7-8 इम्पॉर्टेंट फिल्म मेकर्स, ईरानी फिल्म मेकर्स उसके बाद, और ख़ास करके 21st सेंचुरी में फ्लरिश हुए, ऐसे बोल सकते हैं हम. पर उसकी जो बिगनिंग थी वो ख़ास करके अब्बास कियारोस्तामी ने की थी. ये उसकी बिगनिंग की फिल्मों में से एक नहीं है एक्चुअली. ये 1999 की फिल्म है. इधर तक उन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई थी. इस फिल्म में जो कहानी है वो इतनी सिंपल है, इतनी इतनी क्या कह सकता हूँ मैं, इतनी सिंपल इन द सेंस कि बहुत एक छोटी सी इंसिडेंट होने वाला है, उस इंसिडेंट की राह देख रहा है हमारा मेन कैरेक्टर. और वो राह देखने का जो समय है, उस समय में क्या हो रहा है, उस स्पेस में क्या हो रहा है, मतलब उस गांव में क्या हो रहा है, जिस गांव में ये उस एक चीज़ की राह देख रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है. उस गांव में जो छोटी छोटी बातें होती रहती है वो सब तो है ही, लेकिन इस तरीके से नहीं है कि एक गांव के डिपिक्शन के बारे में ये फिल्म नहीं है. ये फिल्म इस कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव के थ्रू ही है. तो जो वो देखता है उतना ही हम देखते हैं. तो पूरा गांव में क्या हो रहा है वो सब हम नहीं देखते. इसका ओपनिंग सीन ही इतना ज़बरदस्त था कि अभी इसमें हमें बाइक में दिख रहा है वो, तो वो एक कार में आता है और उसके साथ उसके दोस्त रहते हैं, ऐसे कहूँगा मैं. और वो लोग एक कार में से आते रहते, तो हमें उनके अंदर जो लोग बात कर रहे हैं उनके डायलॉग सुनाई देते हैं और सबटाइटल्स दिखाई देते हैं. पर थ्रू आउट द जर्नी जो बाहर से वो लोग एक माउंटेन के थ्रू ऐसे रास्ता है, उसके थ्रू जा के वो लोग गांव के नज़दीक जाते रहते हैं. ये थ्रू आउट द जर्नी हम लोग सिर्फ उनको बाहर से ही देखते हैं. हम एक बार भी गाड़ी में कौन है, कितने लोग हैं, ये हम देखते नहीं हैं. जब वो गाड़ी गांव में पहुंच जाती है तब हमें समझता है कि कौन था, कौन है, कितने लोग हैं, क्या है. तो ये जो इंट्रोडक्टरी शॉट था, जो हमें एंटिसिपेट करने पर मजबूर करता है कि कौन लोग हैं और किस लिए इधर आए होंगे शायद. ये चीज़ जो हमें एंटिसिपेशन तक रखती है और हमें इंटरेस्टेड रखती है फर्स्ट फ्रेम से, उसी तरीके से थ्रू आउट द फिल्म हम रहते हैं. अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग बातों के बारे में हम वैसे एंटिसिपेटेड रहते हैं. दूसरी कहने की बात चली जाए तो ये जिस तरीके से वो आपका खुद का जो एक्सपीरियंस है, आपके खुद के जो लाइफ एक्सपीरियंस है, उसको ये फिल्म डेफिनेटली आपको रिमाइंड करेगी. आप शायद खुद के गांव में ही गए होंगे बहुत सालों के बाद, और जो अभी नए लोग हैं या फिर जो पुराने लोग हैं और आप नए लोग हो एक्चुअल में, तो वो डायरेक्ट कनेक्शन तो आपका है नहीं, लेकिन फिर भी वो आपको पहचान दे कि ये इनका बेटा है या इनका पोता है या इनकी पोती है, जो कुछ है. इस तरीके से वो लोग आपको पहचानते हैं और आपकी एक पहचान उनके मन में है. तो उनके लिए आप फिर भी स्पेशल होते हो, भले आप उनको तो ज़िंदगी भर कभी मिले ही नहीं शायद.
आप तो उनको पहचानते भी नहीं हो। तो वो जो फेमिलियरिटी होती है लोगों में, उस टाइप की फेमिलियरिटी इस कैरेक्टर को इस गांव में उसके आसपास दिखाई देती है, हमें दिखाई देती है। और फिर एंड मोमेंट तक इसमें इस फिल्म का जो कहना है वो इतना डीप है, मतलब लाइफ एंड डेथ के बारे में है, इतना ही कहूँगा मैं। पर आप खुद के कंक्लूजन्स निकाल पाओगे, आपको फिल्म के कंक्लूजन्स भी समझ आएंगे, और फिर भी आपको बीच बीच में स्कोप भी होगा कि आप खुद के कंक्लूजन्स भी निकालें। तो ये मस्ट वॉच फिल्म कहूँगा मैं अब्बास की। वैसे अब्बास कियारोस्तामी की बहुत सी फिल्में मस्ट वॉच ही कहूँगा मैं। वैसे मैंने देखी ज़्यादा नहीं अनफॉर्चुनेटली अब तक, लेकिन सभी इन जनरल मस्ट वॉच समझी जाती है अब्बास कियारोस्तामी की फिल्म से। इस हिसाब से मैं कह रहा था आपको कि ये सभी फिल्में इंपॉर्टेंट समझी जाती है। क्लोज़अप, और एक ख़ास बात है, अभी इस फिल्म में तो वैसे नहीं है, क्लोज़अप जैसी फिल्म और कुछ फिल्में यहाँ पर, लाइफ एंड नथिंग एल्स मेरे ख्याल से, या फिर और कुछ फिल्म है। इन फिल्मों में कुछ फिल्मों में डॉक्यूमेंट्री और फीचर फिल्म, ये दोनों का मिक्सअप है। क्लोज़अप में तो मेरे को मालूम है कि है करके उसमें मिक्सअप, उसमें दो चीज़ों का मिक्सअप है। आप देख सकेंगे यहाँ पर कास्ट में, आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये सब कैरेक्टर्स अपने आप खुद का कैरेक्टर्स प्ले कर रही है। जो मोहसिन, ये जो है एक्टर, ये बाद में खुद फिल्म मेकर भी बना हुआ एक्टर। ये देखिए, राइटर एक्टर, इन्होंने खुद भी डायरेक्ट की हुई काफ़ी फिल्में हैं। तो ऐसे ये जो मिक्स मैच करना है, ये अब्बास कियारोस्तामी को बहुत अच्छा लगता था। और ये भले इसमें डॉक्यूमेंट्री नहीं है कुछ मिक्स विंड विल कैरी अस में, लेकिन ये मिक्स एंड मैच नरेटिव लेवल पे यहाँ पर भी है। जिस कारण के लिए वो लोग उधर आए रहते हैं, वो थोड़ा बहुत एक फिल्म मेकर जैसा हो सकता है। एक फिल्म मेकर अगर किसी गांव में गया, या फिर रिसर्च करने गया, या एक जर्नलिस्ट गया, कोई भी गया, तो वो जिस तरीके से बिहेव करेगा, तो वो इधर भी है। मतलब इसमें भी वो फील है कि एक शायद खुद अब्बास कियारोस्तामी इसमें होंगे तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे इस सिचुएशंस को, ये फील इधर भी है। या फिर एक फिल्म मेकर कैसे रिएक्ट करेगा, ये सब सिनारियो इधर भी है। तो ये हो गई हमारी नंबर 8 की फिल्म। अब नंबर 7 की फिल्म पर हम जाएंगे, अ समर्स टेल। ये फिल्म, अगर कहानी सिर्फ मैं आपको अगर 2 मिनट में अगर इसकी शॉर्ट में कहानी बता दूँ, तो आप कहेंगे कि ये तो यार बॉलीवुड की रोम कॉम की कहानी लगती है, किसी भी इस टाइप की कहानी है इस फिल्म की। एक्चुअल में है, लेकिन जिस तरीके का ट्रीटमेंट है उस कहानी को, वो बिल्कुल बॉलीवुड या मेन स्ट्रीम या रोमांटिक कॉमेडी ये जॉनर से रिलेटेड ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये फिल्म धीरे 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 आपको पहले कैरेक्टर से ही फेमिलियर करा देती है, आपके अपने कैरेक्टर से। वो जो जिस शहर में वो रुका है, जो मेन कैरेक्टर है, और ये जो लड़की उसको मिलती है उस शहर में रहने वाली, ये दोनों का इंट्रोडक्शन एक दूसरे के साथ होता है और उस शहर में होता है। और वो लोग थोड़ा घूमने भी जाते हैं, उस शहर से थोड़ा दूर भी जाते हैं। तो ये एक्सपीरियंस इस तरीके से होता है कि ये कहानी के जैसे आगे नहीं बढ़ता है। ये ऐसे बढ़ता है कि यार आप, वापस मैं वही बोल रहा हूँ कि आप पार्टिसिपेंट्स हो जाते हैं, कि आप एक कैरेक्टर्स के साथ रहने आए हो कुछ दिन, ऐसा आपको फीलिंग आता है। और फिर धीरे धीरे आपको समझ आता है, अच्छा इनके पास एक प्रॉपर कहानी थी, ये सिर्फ हैंग आउट वाली फिल्म नहीं है, इसमें एक प्रॉपर कहानी थी। और उस कहानी में रोमांस, और या फिर रोमांस कहने से अच्छा ऐसे कहूँगा कि जो उस एज में होता है, अर्ली 20s या मिड 20s के जो लड़के लड़कियां होते हैं, तो उनके बीच जो एक जेंडर पॉलिटिक्स होता है, लव, रोमांस और इवन सेक्स का, वो किस तरीके से एक्सप्लॉइट हो सकता था, किस तरीके से एक्सप्लॉइट हो सकता है, वो अटेम्प्ट किया गया है लेटर, ऐसे हमको समझ में आता है। लेकिन फिल्म प्रॉपर जॉनर रोमांटिक कॉमेडी बिल्कुल नहीं है, कि जिस तरीके से एक रोमांटिक कॉमेडी एंड होती है, खास करके रोमांटिक कॉमेडी एंड होती है ना, उस या फिर किसी कोई भी रोमांटिक फिल्म ऐसी जो मेन स्ट्रीम रोमांटिक फिल्म होती है, जिसमें कॉमेडी हो या ना हो, वो जब ही एंड होने को आती है ना, तब हमें समझ में आता है यार ये बहुत टिपिकल था, जो कुछ था बहुत टिपिकल था। और इस फिल्म का एंड खास करके उसी बात को दर्शाता है कि ये फिल्म क्यों टिपिकल नहीं है। तो इसका बहुत अलग एंड है, वैसे अलग इन द सेंस रियल लाइफ में बहुत नॉर्मल एंड है। ऐसा एंड सब, अगर ऐसा इंसिडेंट आपके यार मेरे लाइफ में हुआ,
तो ऐसा एंड होना ही ऑब्वियस होगा। पर फिल्म में देखते वक्त वो बहुत अलग लगता है हमें, क्योंकि फिल्म देखते वक्त हमें इतनी आदत पड़ गई है कुछ कुछ नरेटिव्स की कि वो कैसे ख़त्म होंगे इसकी हमें बहुत हमें वो बाय हार्ट हो गया कि ये कैसे होगा ख़त्म। तो उससे ये अलग हो जाता है, इसलिए वो एक अलग टाइप की फीलिंग आती है। पर इस फिल्म की खास बात जिस तरीके से फिल्म डायरेक्ट की है, जिस तरीके के परफॉर्मेंसेस है, बहुत कैजुअल परफॉर्मेंसेस है, बहुत कोई कुछ इंटेंस नहीं कर रहा है। ह्यूमर फिल्म में ऐसे नहीं है ज़्यादा, तो रोमांटिक कॉमेडी भी नहीं बोल सकता मैं, ह्यूमर ऐसे नहीं है, लेकिन एक क्या बोलते हैं इसको, एक अ, जो सिचुएशंस होती है ना, मतलब उस उम्र में उस मेंटल स्टेट में जब इंसान होता है और वो जो हरकतें करता है, तो वो चीज़ें ह्यूमरस हो जाती है अपने आप ऐसे। पर ह्यूमर खास जनरेट करने के लिए कुछ इस फिल्म में किया गया नहीं है, तो ये वो भी एक चीज़ है कि इसको इसलिए वो रोमांटिक कॉमेडी नहीं बनती टिपिकल। पर कहानी मैंने वापस वही कहा कि अगर मैं आपको 2 मिनट में इसकी कहानी बता दूँ तो आपको ये टिपिकल रोमांटिक कॉमेडी या रोमांटिक फिल्म लगेगी, पर ये वैसी बिल्कुल नहीं है। इस डायरेक्टर ने एक्चुअली, ये अभी समर्स टेल था, और वैसे इसने विंटर्स टेल और मेरे ख्याल से और भी कुछ कुछ ऐसे सीज़न रिलेटेड स्टोरीज़ की फिल्में बनाई। ये टेल ऑफ विंटर है 1992 की। उसके बाद ये दी एविएटर्स वाइफ, नहीं ये नहीं है, ऐसा एक सीरीज़ है इस डायरेक्टर का। मेरे ख्याल में ये होगा, हाँ, टेल ऑफ ऑटम। सो ये 2-3 सीजन्स के बारे में ये फिल्म बनाई, सीरीज़ बनाई इस डायरेक्टर ने। तो इसमें जो समर था, तो समर में जो एक क्विटेंशियल फीलिंग होता है ना, मतलब एक तो मोस्टली लोग वैकेशन पे जाते हैं, वो तो एक बात होती है, पर उसके अगर समझिए आप नहीं गए हो वैकेशन पे, आप अपने ही घर में हो या अपने ही शहर में हो, फिर भी आप जिस तरीके से बॉन्डिंग आप लोगों से बॉन्ड आपकी हो जाती है ना, क्योंकि मोस्टली समर वैकेशंस होते हैं, तो समर वैकेशंस में आपके पास टाइम होता है, आप एक्सप्लोर करने लग जाते हो कुछ ना कुछ चीज़। अपने ही शहर में होगे तो, अपने ही घर में होगे तो भी वो अपने एक जॉनर ऐसा भी होता है कि बचपन में बहुत सारे दोस्त, एक नेबरहुड में रहने वाले दोस्त एक साथ मिलके कुछ कुछ चीज़ें करने लगते हैं, और वो समर वैकेशन में ही मोस्टली करने लगते हैं। तो वो चीज़ इस फिल्म में है, वो चीज़, वो फीलिंग इस फिल्म में बहुत अच्छी तरीके से आई है। तो वैसे ही शायद विंटर के बारे में कुछ होगा इनका, या फिर ऑटम के बारे में कुछ होगा, तो वो देखेंगे तो मालूम पड़ेगा। मैंने भी देखी नहीं है इस डायरेक्टर की, मैंने एक ही फिल्म ये देखी है, पर ये काफ़ी हाईली रेटेड फिल्म मेकर कहा जाता है, फ्रेंच फिल्म मेकर। और इसी ऐसी ही स्टाइल की फिल्में हैं ज़्यादा करके। अगर आपको एक फ़िल्म इसकी पसंद आ जाएगी, कोई भी फिल्म हो वो, शायद ये जो इतनी आपको दिख रही है, जो इम्पोर्टेंट फिल्म्स में से एक है इनकी, वो अगर एक भी फिल्म पसंद आए तो मोस्ट लाइकली आपको बाकी की फिल्में भी पसंद आएगी, इस टाइप कहा जा सकता है। पेपरमिंट कैंडी मैंने देखी थी, तो इसके पहले मैंने साउथ कोरियन फिल्में के बारे में ज़्यादा सुना बहुत है हर बार। कुछ कुछ पॉपुलर फिल्में देखी भी है, कुछ कुछ रीसेंट फिल्में देखी है। ऑब्वियसली पैरासाइट तो देखा ही है, और बर्निंग करके एक फिल्म आई थी वो मैंने देखी है, और भी थोड़ी बहुत फिल्में देखी है। कुछ कुछ एक्शन रिलेटेड फिल्में उनकी होती है वो मुझे मालूम है, वो कुछ उसमें से कुछ देखी भी होगी शायद मैंने। पर जो कुछ मुझे मेरे दिमाग में आता है साउथ कोरिया बोलने के बाद, जो मेरे दिमाग में आता है वैसा, वो सब बदलने वाली ये फिल्म थी पेपरमिंट कैंडी। इतनी मुझे ये पसंद आ गई फिल्म, और मुझे ये कॉमन चीज़ लगा इसमें। हालांकि ज़्यादा फिल्में नहीं है एशियन फिल्म्स, थोड़ी बहुत है। रेबल्स ऑफ द नियॉन गॉड ये एक है, नीचे आफ्टर लाइफ है, ये एनिमेटेड छोड़ देते हैं। पर ये फिल्म, ये जो एक कॉमन फैक्टर मुझे लगा इन फिल्मों का, ये एशियन फिल्मों का, साउथ कोरियन, ताइवानीज़ और जापानीज़ फिल्म्स का, स्पेशली उस टाइम में 90s के टाइम में, वो ये था कि ये लोग जो यूरोपियन सेंसिबिलिटीज़ थी उनको, और अपनी खुद की एशियन कल्चर को और एशियन नरेटिव्स को, और हॉलीवुड
क्विटेसेंशियल ट्रेट्स को भी, ये सब का मिक्सचर करके जो कुछ क्रिएट कर रहे थे वो बहुत अहेड ऑफ द टाइम था, मुझे ऐसा लगा। मतलब ये जो सभी फिल्में मैंने अभी बात की, इनमें से ये जो 3-4 एशियन फिल्म्स है, हार्ड बॉइल्ड छोड़ के, हार्ड बॉइल्ड एक प्रॉपर जॉनर फिल्म थी, पर रेबल्स ऑफ द नियॉन गॉड, पेपरमिंट कैंडी और नीचे आफ्टर लाइफ जो है, ये जो फिल्में हैं एशियन फिल्में मोस्टली, ये अब ऐसी फिल्में आज पूरी दुनिया बनाती है, लेकिन तभी नहीं बना रही थी। तभी 80s में या 90s में नहीं बना रही थी, मोस्ट ज़्यादा नहीं बना रही थी। और मोस्टली एशियन फिल्म मेकर्स ही ऐसी फिल्में बना रहे थे जो बाद में आगे जाके सब लोग बनाने लगे उस टाइप की फिल्म्स, इंडी फिल्म्स, फेस्टिवल में घूमने वाली फिल्म्स, या फिर बड़े बड़े अवार्ड्स जीतने वाली फिल्म्स। पर ये बिगनिंग मुझे ऐसा लगता है, मतलब मैं शायद गलत रहूँगा, इन जनरल बिगनिंग इन सब चीज़ों का शायद यूरोप से ही हुआ होगा, लेकिन इस मोमेंट में, मतलब 90s के पीरियड में एशियन फिल्म मेकर्स डेफिनेटली कुछ तो बहुत ज़बरदस्त कर रहे थे और एक नींव रख रहे थे 21st सेंचुरी के सिनेमा के लिए, ऐसा कहा जा सकता है। तो वैसी ये फिल्म है पेपरमिंट कैंडी। एक इंसान है जो ओपनिंग सीन में हमें वो एक तरीके से उस ऐसा कह सकते कि उस शायद उसका नर्वस ब्रेकडाउन है या फिर एनजाइटी अटैक है, ऐसा एनजाइटी अटैक नहीं बोल सकते, नर्वस ब्रेकडाउन, लेकिन बहुत वायलेंट वो दिखाई देता है हमें। और फिर हमें उसकी ज़िंदगी की पूरी कहानी दिखाई देती है, बहुत से स्टेजेस उसके लाइफ के उस और ये एक्चुअली बेसिक कॉन्सेप्ट ये बहुत सारी फिल्मों में दिखा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से इस फिल्म में दिखा है मैंने कभी नहीं देखा। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम फॉरेस्ट गम से लेके उसके पहले भी शायद ये हुआ होगा, रिसेंट में हिंदी फिल्म में, भारत फिल्म में ये हुआ था, और अभी लाल सिंह चड्ढा में भी ये होगा, क्योंकि वो भी फॉरेस्ट गम की रीमेक है। कि एक इंसान की कहानी कहते कहते उस देश का इतिहास भी थोड़ा सा बता देने का, ये एक जो ट्रेट है या फिर एक जो टाइप है सिनेमा की, उसी टाइप में ये बैठने वाली फिल्म है। लेकिन फ़र्क इतना ही है कि इसकी जो पर्सनल जो स्टोरी है वो फॉरेस्ट गम्प या फिर इन सब फिल्म्स के जैसी बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ही इंटेंस है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट है जो है वो बहुत बहुत मतलब बहुत यूनिक है। मतलब मैं ज़्यादा बताऊँ तो स्पॉइल हो जाएगा, इस तरीके से वो है। पर इतना ही मैं कहूँगा कि आप एक पूरी अलग आप इतिहास तो नहीं, पर एक पूरी अलग दुनिया और एक पूरा अलग इंसान देखोगे, एक पूरा इंसान देखोगे, समझोगे इस फिल्म के दरमियान कि एक कैरेक्टर ऐसा है। ये हमें स्टार्ट में पता चलता है कि एक कैरेक्टर इस तरीके से अभी आ गया, इस पॉइंट पे आ गया, पर ये इस पॉइंट तक कैसे आया होगा, उसकी साइकोलॉजी किस तरीके से प्रोग्रेस होगी, ये हमें पूरी फिल्म देखने के बाद बहुत बहुत इन डेप्थ समझ में आता है। मतलब इतना इतना अच्छा कैरेक्टर स्टडी मैंने मतलब बहुत कम फिल्मों में देखा होगा शायद। इतना ही मैं कहूँगा पेपरमिंट कैंडी के बारे में। और भी इस डायरेक्टर की कुछ फिल्में हैं या नहीं है, हम देख लेते। अच्छा, बर्निंग मैंने देखी थी, मैंने आपको बताया था, वो इसी डायरेक्टर की फिल्म थी बर्निंग। तो बर्निंग हालांकि बहुत इससे बहुत अलग फिल्म है, वो बहुत ज़्यादा ही अनइवेंटफुल फिल्म है, कि इसमें थोड़ी ड्रैग होती है फिल्म, और बहुत आपको क्या कहते हैं, बहुत पेशेंस आपसे डिमांड करेगी। पर फाइनल एक्ट में जो ब्रेक थ्रू करती है फिल्म, मतलब ज़बरदस्त, अल्टी पल्टी हो जाती है पूरा। मतलब जैसे पैरासाइट में हुआ था अल्टी पल्टी, पैरासाइट देखते वक्त किसी को लगा नहीं था कि एंड में ये सब होगा। पैरासाइट देखते वक्त पहले तो वो कॉमेडी लग रही थी, ब्लैक कॉमेडी लग रही थी, सटायर लग रही थी, और बाद में एंड में जो कुछ हुआ वो तो पूरा अल्टी पल्टी हो गया। पर कम से कम पैरासाइट का टोन जो था वो सिमिलर था, वो हमेशा एक फास्ट पेस टोन में ही थे। फास्ट पेस बोलने से अच्छा एक नॉर्मल टोन में ही थी वो, कभी ज़्यादा स्लो या ज़्यादा इंडल्जेंट नहीं थी पैरासाइट। पर ये फिल्म बहुत ज़्यादा इंडल्जेंट है, और ये आपको चैलेंज करती है इन टर्म्स ऑफ बीइंग एबल टू कॉन्सेंट्रेट इन द फिल्म। पर ये ऐसी ही होनी चाहिए थी, ये आपको बाय द एंड समझ में आता है। अगर ये अगर उतनी इंटेलिजेंट नहीं होती तो इस फिल्म का इम्पैक्ट कम हो जाता। पर जो होता है अल्टी पल्टी वो ज़बरदस्त है। मतलब उधर भी टोन चेंज नहीं होता है, अचानक से क्या फास्ट पेस नहीं हो जाती फिल्म, लेकिन फिर भी जो होता है वो आप एंटिसिपेट नहीं करोगे ऐसे इंटेलिजेंट फिल्म में, वैसे कुछ होता है। इतना कहूँगा मैं।
तो इसी डायरेक्टर की फिल्म थी ये भी, मुझे मालूम ही नहीं था। और ये भी इसमें से सीक्रेट सनशाइन भी मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत पॉपुलर फिल्म है, अच्छी खासी पॉपुलर फिल्म है, अच्छी खासी पॉपुलर फिल्म है ये भी। ये पोएट्री भी, या सब सब हाईली रिव्यूड और अच्छी खासी पॉपुलर फिल्में हैं ये इस डायरेक्टर की। ओएसिस। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट फिल्म पे, मैन बाइट्स डॉग। इसके बारे में मैं क्या कहूँ, मैन बाइट्स डॉग इज़ एन इंस्पिरेशन टू सो मेनी इंडी फिल्म मेकर्स। मॉक्यूमेंट्री है ये बेसिकली। मॉक्यूमेंट्री आजकल बहुत सारी बनती है मेरे ख्याल में। ऑफिस जैसा शो भी बनता है मॉक्यूमेंट्री स्टाइल में, और बहुत तरीके से वो नॉर्मलाइज हो गया फॉर्मेट। वो अभी मतलब अगर कोई अभी बनाता है मॉक्यूमेंट्री तो कुछ खास ऐसे सरप्राइज एलिमेंट नहीं रहता वो, क्योंकि अब ऑलरेडी लोगों ने बहुत कुछ लोग देख चुके हैं। पर मॉक्यूमेंट्री जब होता है तो मॉक्यूमेंट्री करने वाला एक इंसान होता है, या फिर जो कुछ है फिल्म मेकर होता है, या सिनेमाटोग्राफर होता है, या दोस्त होता है, या फिर जर्नलिस्ट होता है। ऐसा जो कोई इंसान होता है, उस इंसान को या उस पर्सपेक्टिव रहने वाले इंसान को, उस आउटसाइडर को, और एक सब्जेक्ट है बराबर, वो मॉक्यूमेंट्री जिन लोगों के बारे में बना रहा है वो सब्जेक्ट है, फिल्म का सब्जेक्ट है, उस मॉक्यूमेंट्री का सब्जेक्ट है, डॉक्यूमेंट्री का सब्जेक्ट है, और एक आर्टिस्ट है जो ये सब शूट कर रहा है या रिकॉर्ड कर रहा है। तो इन दोनों को एज एन एलिगरी कभी किसी फिल्म ने दिखाया नहीं होगा जो इस फिल्म ने दिखाया मेरे ख्याल में। मतलब ये इतना ऑब्वियस नहीं है, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये इतना ऑब्वियस नहीं कि फिल्म देख के सब लोग को ऐसा समझ में आएगा। शायद अलग ही कुछ कंक्लूजन निकाले कोई, और वो भी शायद गलत ना हो, वो भी सही होगा शायद। पर मेरा जो कंक्लूजन था इस फिल्म का तो ये था कि एक डायरेक्टर होता है और एक सब्जेक्ट, या फिल्म मेकर होता है और एक उसका सब्जेक्ट होता है। तो हर बार स्पेशली जिस फिल्म में बहुत वॉयलेंस होता है, वॉयलेंस, अल्ट्रा वॉयलेंस जिसे कहते हैं, जो देख के हम बोलते हैं ना कि बच्चे ख़राब होते हैं, या फिर लोगों के दिमाग पे अच्छा असर नहीं होता है, एक सोसाइटी पे अच्छा असर नहीं होता है, ऐसी कुछ अल्ट्रा वॉयलेंट फिल्म्स होती है। तो वैसी अगर फिल्म हो और वैसा अगर सब्जेक्ट हो और एक डायरेक्टर हो, तो उसका रिलेशनशिप उस सब्जेक्ट के साथ कैसा होगा, उस रिलेशनशिप का बिगिनिंग कैसा होगा, मिडिल कैसा होगा, और एंड कैसा होगा, ये पूरा जर्नी इस फिल्म में मालूम पड़ता है हमें। वो जो डायरेक्टर है वो एक प्रॉपर जो इधर मॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, एक कैरेक्टर है जो ये जो बंदूक लेके खड़ा है इसके ऊपर मॉक्यूमेंट्री बना रहा है, या फिर ये उस डॉक्यूमेंट्री का सब्जेक्ट है। तो क्या हो जाता है एंड बाय द एंड इस रिलेशनशिप का, इस फिल्म में बहुत ज़बरदस्त दिखा है। जो ये चीज़ें करता रहता है ये कैरेक्टर, लीड कैरेक्टर, वो भी बहुत शॉकिंग है। कुछ कुछ चीज़ें और पर लेकिन उसका जो पूरा मेथड है, ट्रीटमेंट है, जिस तरीके से वो करता है, या फिर जिस तरीके की ट्रीटमेंट फिल्म ने दी है, वो ऑब्वियसली सटायरिकली दी है। मतलब ऑब्वियसली इन सेंस, मतलब ऐसा नहीं है कि किसको समझ में ही नहीं आएगा सीरियस चालू है या फ़नी चालू है, सब लोग को समझ में आएगा ये किस उद्देश्य से चालू है। इट इज़ सपोज टू बी फनी, इट इज़ सपोज टू बी सटायरिकल, बट हैविंग सेड दैट देयर आर मोमेंट्स कि यहाँ पर ख़त्म हो जाता है सटायर, जोक ख़त्म हो जाता है और बहुत कुछ डरावना लगता है हमें। तो ये वो बैलेंस बहुत ज़बरदस्त है इस फिल्म में। मॉक्यूमेंट्री इस फॉर्मेट को ये बहुत ज़बरदस्त जस्टिफाई करने वाली फिल्म है। वॉयलेंस एंड अल्ट्रा वॉयलेंस और फिल्म और उसका आर्टिस्ट से कनेक्शन, और किस तरीके से वो रिलेशनशिप होता है, और क्या होता है एक्चुअल में, क्या होता है जब डायरेक्टर या कोई भी आर्टिस्ट ऐसे सब्जेक्ट पे फिल्म बनाए, तो उसका मेंटल स्टेट क्या हो सकता है। उस स्टेट का पूरा जर्नी लिटरल फॉर्म में आपको इस फिल्म में दिखता है। ये मतलब मेरा इंटरप्रिटेशन है। पर वॉयलेंस रिलेटेड कुछ अलग भी इंटरप्रिटेशन हो सकता है इस फिल्म का, अगर आप देखो कि शायद आपको कुछ अलग ही मतलब समझ आए। पर वॉयलेंस और सब आर्टिस्ट, ये कनेक्शन तो है ही, इसके अलग अलग कंक्लूजन शायद हो सकते हैं जो कुछ आपको निकालने हैं। तो बेल्जियन फिल्म थी ये। इस डायरेक्टर की और कुछ फिल्म है या नहीं है हम देखते हैं ज़रा। अच्छा, ज़्यादा कुछ फिल्में हैं नहीं, 2 फिल्में हैं बस। इसका तो ये शॉर्ट फिल्म है 13 मिनट की, ये भी नहीं है। तो कुछ बनाया नहीं इस डायरेक्टर में बाद में, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग।
और ये, अच्छा मेरे को मालूम ही नहीं था ये एक्टर और डायरेक्टर सेम ही है। अच्छा मतलब ये जो लीड एक्टर है फिल्म का, वो भी डायरेक्टर है, और एक्चुअली ये तीनों डायरेक्टर है। अच्छा, तो वो जो दो कैमरामैन जर्नलिस्ट जो फॉलो करते रहते हैं, वो दोनों, और ये एक्टर खुद, ये तीनों भी डायरेक्टर है फिल्म के, और राइटर भी तीनों भी है। तो इसका मतलब ये बहुत सी चीज़ें इम्प्रोवाइज भी होंगी, जो कुछ ये बोलता रहता है कंटिन्यूस, जो बहुत कंट्रोवर्शियल ओपिनियंस रहते हैं उसके, बहुत से बहुत मेंटली सिक इंसान है ऐसा आपको लगेगा जो कुछ ये बोलता रहता है। तो उसमें से बहुत सी चीज़ें ऑब्वियसली फिर इसका मतलब इम्प्रोवाइज हो सकती है, मतलब क्योंकि वो पूरा क्रू ही डायरेक्टर राइटर दोनों वो लोग ही थे, और एक्टर भी वो लोग ही थे। तो वो, लेकिन द बेस्ट पार्ट इसकी जो एग्जीक्यूशन में, भले ये इंडी फिल्म है और ब्लैक एंड वाइट में फिल्म है, वैसे ही मतलब एक्टर डायरेक्टर सब लोग एक ही है, तो इसका मतलब बहुत लो बजट इंडी होगी शायद जब भी बनी होगी। पर ये सब होने के बाद भी जो वायलेंट सीन्स है, या फिर जो जिस तरीके से वो सब किया है, वो इतना रियलिस्टिक लगता है। उसमें बिल्कुल ऐसे नहीं लगता कि ये पैची है कुछ, ये झूठ लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं लगता मतलब। तो उसके लिए भी ये लोग, उस बात के लिए भी ये फिल्म बहुत सक्सेसफुल है, ऐसा कहा जा सकता है। नेक्स्ट मूवी है ऑल अबाउट माई मदर, पेड्रो अल्मोदोवार। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने पेड्रो अल्मोदोवार की एक फिल्म थी लाइफ फ्लैश करके, उसके बारे में मैंने बात किया था कि वो कैसे रिलेशनशिप्स के बारे में थी। अब रिलेशनशिप्स ये सब्जेक्ट इधर भी कॉमन है, पर डिफरेंस ये है कि जैसे वो फिल्म बहुत ज़बरदस्त लिखी हुई फिल्म थी, मैंने कहा आपको, वैसे ये फिल्म बहुत ज़बरदस्त लिखी है ऐसा मुझे अभी भी नहीं लगता। मतलब ये फिल्म मुझे ज़्यादा पसंद है, मैंने इसको नंबर 4 पोजीशन पे रखा है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये उससे अच्छा लिखी हुई फिल्म है। ये अच्छी लिखी हुई फिल्म है, लेकिन इस फिल्म की जो जान है वो इसके प्रेजेंटेशन में है, इसके परफॉर्मेंसेस में है, जिस तरीके से वो एक्टर्स को डायरेक्ट किया है पेड्रो अल्मोदोवार ने, जो इमोशनल इम्पैक्ट ये परफॉर्मेंस और ये ओवरऑल फिल्म लाती है, वो कुछ नेक्स्ट लेवल का ही है। इसलिए मुझे ये फिल्म बहुत पसंद है, इसलिए मुझे ये फिल्म पसंद है। स्क्रिप्ट में बहुत सी चीज़ें स्ट्रेंज लगती है एट द बिगनिंग, जब भी पहले बार फिल्म चालू होती है और प्लॉट अपने सामने ओपन होते जाता है, तो ऐसे एक के बाद एक कुछ स्ट्रेंज चीज़ें हो रही है ऐसे लगने लगता है। पर जैसे फिर धीरे धीरे हम कैरेक्टर्स के साथ एसोसिएट होने लगते हैं, तो फिर सब बदल जाता है, और हर उनकी छोटी मोटी चीज़ भी हमें बहुत मैटर करने लगती है। पेनेलोप क्रूज इस फिल्म में आपको दिख रही है अभी। पेनेलोप क्रूज ये बाद में बहुत फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस बनी, लेकिन वो हॉलीवुड एक्ट्रेस बनने के बाद भी और अभी भी वो हमेशा पेड्रो अल्मोदोवार की फिल्में करते आ रही है। इनफैक्ट अभी वो लॉकडाउन में भी उन्होंने एक फिल्म बनाई, उसमें भी पेनेलोप क्रूज है पेड्रो अल्मोदोवार की फिल्म में। तो ये जो एक्टर डायरेक्टर रिलेशनशिप है, ये भी काफ़ी ग्लैमरस, काफ़ी ग्लोरीफाइड रिलेशनशिप है। और ये जो डायरेक्टर है पेड्रो अल्मोदोवार, खास करके इस फिल्म में, कि ये बहुत एक्टर्स पे डिपेंडेंट है, और एक्टर्स इस पे डिपेंडेंट है, क्योंकि एक्टर्स को एक क्या कहते हैं हम, एक्टर्स को वो इस फिल्म का सोल के जैसे यूज़ करता है, कि दे आर द सोल ऑफ दिस फिल्म। विदाउट अ गुड परफॉर्मेंस दिस फिल्म वोंट वर्क। ऐसी सिचुएशन है इन फिल्मों में। मतलब हमें ऐसे फिल्में बहुत रेयरली मिलती है इंडिया में, कि जहाँ पर एक्टर्स पर इतना डिपेंडेंस होगा। मोस्टली एक आध कैरेक्टर पे हो सकता है कि जो लीड कैरेक्टर हो, या फिर कुछ तो वियर्ड कैरेक्टर हो, तो उसके परफॉर्मेंस पे एक आधी फिल्म डिपेंड हो सकती है। पर हर कैरेक्टर का सही उपयोग करने वाली फिल्म, और सही उपयोग इन द सेंस कि उनके परफॉर्मेंस पे ही डिपेंड रहने वाली फिल्म बहुत कम होती है। तो इन जनरल पेड्रो अल्मोदोवार ये डायरेक्टर ही ऐसा है कि वो परफॉर्मेंसेस और इमोशंस पे ज़्यादा ध्यान देने वाला है। पर इस फिल्म में उसने वो सब चीज़ मास्टर की, ऐसे कहा जा सकता है, कंपेयर टू लाइफ फ्लैश, जो कि ज़बरदस्त लिखी हुई फिल्म थी, लेकिन उसमें जो एक दो एक्टर्स थे वो इतने ज़बरदस्त भी नहीं थे लाइफ फ्लैश में। लाइफ फ्लैश में परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फिल्म नहीं थी, ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फिल्म थी और इमोशंस ओरिएंटेड फिल्म थी। वो नरेटिव ओरिएंटेड फिल्म थी, और एक ऑब्जेक्टिवली जिस तरीके से वो रिलेशनशिप को देखता है एज अ राइटर, एज अ थिंकर, वो उसके ऊपर थी। और इसके ऊपर
एक्चुअल लाइफ में कैसे होते हैं लोग और क्या होता है लोगों के साथ, और फिर लोग अगर ऐसा हुआ तो वो कैसे रिएक्ट होते हैं, और ये आप थर्ड पर्सन देखते हुए हमारे मन में क्या चलता है, इसके ऊपर ये फिल्म थी। अब सिर्फ 3 फिल्में बाकी है। इसके बाद मैं वॉच लिस्ट में जो जो फिल्में हैं मेरी वो भी दिखाऊंगा, कि बहुत सारी फॉरेन फिल्म्स हैं 90s की जो मैंने अभी देखी नहीं है। इनफैक्ट मैंने जो लिस्ट बनाई है वो 400 के ऊपर फिल्म्स की है, और उतनी सारी सभी फिल्में कुछ ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट नहीं होगी, लेकिन और थोड़ी बहुत फिल्में तो ज़रूर होंगी कि जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फ़नी गेम्स ये मुझे बहुत पसंद आई थी, माइकल हैना के इस फ्रेंच डायरेक्टर की, फ्रेंच नहीं ऑस्ट्रियन डायरेक्टर की ये फिल्म है, पर मेरे ख्याल में उसने कुछ फ्रेंच फिल्में भी बनाई। द पियानो टीचर ये भी काफ़ी फेमस फिल्म मैंने देखी थी। बाद में अमोर भी काफ़ी फेमस फिल्म है, काफ़ी सारी फिल्में हैं उसकी। पर फ़नी गेम्स में और इवन पियानो टीचर में, दोनों में खास करके फ़नी गेम्स के पास आता हूँ मैं। फ़नी गेम्स और ये जो रीमेक था ये 2007 में, इस फिल्म के 10 साल बाद ये इंग्लिश में बनी हुई रीमेक है, एग्जैक्ट सेम है ऐसा मैंने सुना है। तो मैंने तो ये अभी ओरिजिनली देखी थी, पर ये जो इंग्लिश में रीमेक बना है वो भी एग्जैक्ट सेम बना है, मतलब कुछ फ़र्क नहीं बना, ऐसे मैंने सुना है। सिमिलर, दोनों भी लो बजट फिल्म है, दोनों भी एक सिचुएशन पे बेस्ड है। एक वैकेशन पे एक कपल जाते हैं और उनके साथ कुछ होता है, कुछ लोग उन्हें मिलते हैं, उसके बारे में ये फिल्म है। इस फिल्म की मुझे जो सबसे ख़ास बात ये लगी कि ऐसी फिल्मों में जब भी भी कैसे बताऊँ मैं आपको, कि हॉरर फिल्म अगर समझ लिए आप, ये हॉरर फिल्म ऐसे समझ लिए, तो हॉरर फिल्म में जब भी कैरेक्टर सफ़र करते हैं या फिर उनके साथ कुछ बुरा होता रहता है, तो हम वन कट से लेके एक शॉट हो गया, एक सीन हो गया, उसके बाद हम थोड़े टाइम के बाद उनको मिलते हैं नेक्स्ट सीन में। अच्छा, एक जंप स्केयर हो गया, अभी इसमें जंप स्केयर तो नहीं है, पर फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये हॉरर में वैसे बैठेगी कि नहीं बैठेगी मुझे नहीं पता है, शायद ये हॉरर में थ्रिलर भी बोल सकते हैं इसको कोई, पर उसमें दोनों में कैरेक्टर सफ़र होते रहते हैं, ये पॉइंट है मेरा। पर जब भी सफ़र होते रहते हैं तब हम स्किप करके नेक्स्ट सीन में चले जाते हैं और वो बीच में क्या हुआ हमें पता नहीं चलता। पर इस फिल्म में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं, ऑकवर्ड मोमेंट्स है वो, कि जब भी कुछ होता है और होने के बाद फ़ौरन बाद क्या होता है और कैसे कैरेक्टर्स खुद को पिकअप करते हैं, या फिर जो कुछ अगर नहीं पिकअप कर पाते तो क्या होता है। पर जो कुछ उनके साथ होता है, जो वो साइलेंसेस जो होते हैं, दो घटनाओं के बीच के जो साइलेंसेस होते हैं, वो इस फिल्म ने इतने ज़बरदस्त कैप्चर किए हैं, और वो एक्टर्स भी इतने ज़बरदस्त है जो उन मोमेंट्स के पार्टिसिपेंट है, कि मतलब उस मोमेंट्स के वजह से मुझे ये फिल्म खास करके ज़्यादा पसंद आई। इस फिल्म में भी बहुत सारी एलेगोरिकल थियरीज़ हो सकती है, रिलीजियस हो सकती है, नॉन रिलीजियस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मतलब उस टाइप की ये फिल्म है कि बहुत स्कोप है आपको अगर देखते वक्त, कि अगर इसका कुछ अलग मतलब आपको दिखाना है, और अगर आपको नहीं निकालना है कुछ मतलब, तो एज अ हॉरर फिल्म, वापस मैं नहीं कह रहा हूँ इसको, पर उस टाइप की फिल्म कि जिसमें कैरेक्टर सफ़र करते हैं, उस टाइप की फिल्म एन्जॉय अगर आप करते हो, मतलब ऐसे भी होते हैं ऑडियंसेस, इट्स ओके, आई मीन वी आर नॉट हियर टू जज देम, पर कुछ लोग इस टाइप की फिल्म्स एन्जॉय करते हैं। और ख़ास करके 90s में या 80s में एक ज़माना था, मतलब 80s में ख़ास करके बनने लगी ज़्यादा, एक बी ग्रेड हॉरर स्लैशर का ज़माना आ गया था, स्लैशर फिल्म्स का ज़माना आ गया था। और उन सब फिल्म्स के बारे में, या फिर उस सब टाइप के फिल्म्स के बारे में भी इस फिल्म में एक फोर्थ वॉल ब्रेकिंग, क्या बोलते हैं उसको, फोर्थ वॉल ब्रेकिंग रेफरेंस है, कि वो जो ऑडियंसेस को पसंद आता है ना, कि लोगों को सफ़र करते वक्त देखना, उसका रेफरेंस भी इस फिल्म में है, और उसके बारे में भी ये फिल्म है। मतलब मैंने आपको कहा भी कि बहुत सारे एलिगरीज हो सकती है इस फिल्म के, वैसे वो भी एक एलिगरी हो सकती है इस फिल्म की। तो अगर आप उस टाइप के ऑडियंस हो जिसे इस टाइप का वॉयलेंस पसंद है देखने के लिए, एन्जॉय, इफ़ यू एन्जॉय दैट काइंड ऑफ वॉयलेंस, तो आपको ये फिल्म प्लीज़ भी करेगी, और आपको ये चैलेंज भी करेगी, आपको ये मॉक भी करेगी, और आपको थोड़ा सा कुछ दो चीज़ें बता के भी जाएगी। और अगर आप दूसरे टाइप के ऑडियंस हो, कि अगर आप ऐसा कुछ वॉयलेंस देखते हो, तो बाय द एंड कुछ तो
बाय द एंड आपको कुछ तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए। अगर ये होप आपका होता होगा तो उस ऑडियंस के लिए भी बहुत कुछ इस फिल्म में है। तो अब नेक्स्ट वीडियो शायद मुझे और एक वीडियो बनाना पड़ेगा, और फिर मिलते हैं हम लोग एक और वीडियो में। पार्ट पार्ट 4 होगा शायद वो। तो टिल देन टेक केयर। 2 फिल्में बाकी है, लेकिन हम वॉच लिस्ट के बारे में बात करेंगे कि कौन सी इंपॉर्टेंट फिल्म है 90s की फॉरेन फिल्म्स, तो उन फिल्मों के बारे में बात करेंगे। टेक केयर टिल देन।